नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के उस खजाने की जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहता है, हमारे जंगल और उनमें रहने वाले जीव जंतु। ये एक ऐसी दुनिया है जो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बल्कि सच कहूं तो हमारे जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी शहर की भीड़-भाड़ में या अपनी बालकनी में अकेले खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ है कि इस पूरी धरती पर शायद बस हम इंसान ही हैं? असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई तो ये है कि हम सब एक बहुत बड़े, एक बहुत ही उलझे हुए जीवन के जाल का हिस्सा हैं। यहाँ देखिए, हर छोटा बड़ा जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मकड़ी के जाले का हर धागा जरूरी होता है ना, ठीक वैसे ही इस धरती पर हर जीव की अपनी एक जगह है, अपनी एक अहमियत है। तो आज के इस सफर में हम कहाँ-कहाँ चलेंगे? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये जैव विविधता आखिर है क्या। फिर हम भारत के कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इसे बचाने के लिए सरकार और हम जैसे आम लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं इस बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये जैव विविधता है क्या और हमारे ग्रह के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। तो आखिर ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता है क्या भला? इसे ऐसे समझिए जैसे एक बहुत बड़ी टीम हो। इस टीम में हवा, पानी, मिट्टी, जानवर, पेड़ पौधे और हाँ, हम इंसान भी शामिल हैं। अब अगर इस टीम का एक भी खिलाड़ी कमजोर पड़ता है तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। हम इस खेल से बाहर नहीं हैं, हम इसका एक अहम हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे बचाने की जरूरत ही क्यों है? सीधे शब्दों में कहें तो इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, प्रकृति का बैलेंस बनाए रखने के लिए। दूसरा, अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों साफ हवा, पानी और उपजाऊ मिट्टी को बचाने के लिए। और तीसरा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए, ताकि भविष्य में हमें बेहतर फसलें और सेहतमंद जानवर मिल सकें। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक तरफ तो खजाना है पर दूसरी तरफ उस पर मंडराता खतरा। भारत जैव विविधता का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है, लेकिन इस खजाने पर एक बड़ा जोखिम भी है। स्क्रीन पे ये जो नंबर दिख रहा है, 8%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। कोई अंदाजा कि ये क्या हो सकता है? ये नंबर, ये गवाह है भारत की बेमिसाल बायोडाइवर्सिटी का। पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं ना, उनमें से करीब 8% अकेली भारत में हैं। ये बात भारत को दुनिया के नक्शे पर बहुत खास बना देती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो सच में डराने वाला है। ये चार्ट एक कड़वी सच्चाई दिखा रहा है। हमारे देश के 10% पेड़ पौधे और 20% स्तनधारी जीव हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये एक खतरे की घंटी है। अच्छा, तो इस बड़े संकट को देखते हुए सरकार ने भी कई कदम उठाए हैं। चलिए देखते हैं कि भारत के इन कुदरती खजानों को बचाने के लिए क्या आधिकारिक पहल की गई हैं। तो सरकार ने क्या किया? उन्होंने जंगलों को मैनेज करने के लिए उन्हें 3 हिस्सों में बांट दिया। आधे से ज्यादा जंगल आरक्षित हैं, जिन्हें सबसे कीमती माना जाता है। 1/3 रक्षित हैं, जिन्हें और नुकसान होने से बचाया जाता है। और जो बाकी बचे वो हैं अवर्गीकृत वन। अब इन आंकड़ों को थोड़ा असल दुनिया के नजरिए से देखते हैं। मध्य प्रदेश को ही ले लीजिए। वहां इन स्थायी वनों का सबसे बड़ा इलाका है। राज्य के कुल जंगल का करीब 75% हिस्सा इन्हीं परमानेंट जंगलों का है। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल केस स्टडी की, जो जुड़ी है भारत के सबसे शानदार जानवरों में से एक से, बाघ। जरा इन नंबर्स को देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे जंगलों में करीब 55,000 बाघ थे, लेकिन 1973 आते आते ये गिनती गिरकर सिर्फ 1827 रह गई। मतलब सोचिए, लगभग 97% बाघ खत्म हो गए थे। ये एक नेशनल क्राइसिस। और इसी तबाही को रोकने के लिए 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघ परियोजना। ये एक ऐतिहासिक प्रोग्राम था जिसका एक ही मकसद था, बाघों को विलुप्त होने से बचाना। सरकार तो अपना काम कर ही रही थी, लेकिन अब कहानी का रुख मोड़ते हैं उन आम लोगों की तरफ जो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए खुद आगे आए। ये संरक्षण की वो कहानी है जो जमीन से शुरू हुई। सारिस्का की कहानी तो कमाल की है। यहाँ के गांव वालों ने किसी का इंतजार नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ माइनिंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि 1200 हेक्टेयर जंगल को खुद ही एक सेंचुरी घोषित कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने नियम खुद बनाए। यहाँ कोई शिकार नहीं होगा, कोई बाहर से आकर दखलंदाजी नहीं करेगा।
और ये सिर्फ सरिस्का की बात नहीं है। याद है चिपको आंदोलन, जब हिमालय में लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे सचमुच चिपक गए थे। और उधर टिहरी में किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन चलाया ताकि हमारी पारंपरिक खेती और हमारे देसी बीज केमिकल की इस दुनिया में कहीं खो ना जाएं। भारत में ना पर्यावरण को बचाना सिर्फ कानूनों तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। छोटा नागपुर के आदिवासी आज भी महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। और राजस्थान के बिश्नोई समाज को तो देखिए, उनके लिए काला हिरण या मोर कोई जानवर नहीं बल्कि घर के सदस्य जैसा है। कितना गहरा और खूबसूरत रिश्ता है ये। तो हमने सरकार के एफर्ट्स देखे, लोगों के आंदोलन देखे। अब आखिर में बात करते हैं एक ऐसे सॉल्यूशन की जहां ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और नतीजा बेहतरीन होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जो 1988 में ओडिशा से शुरू हुआ। इसमें होता क्या है, गांव के लोग खराब हो चुके जंगलों को फिर से हरा भरा करने में मदद करते हैं और बदले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्हें जंगल के उत्पादों जैसे लकड़ी के अलावा बाकी चीजों में हिस्सा देता है। ये एक विन विन सिचुएशन है जहां दोनों की जीत होती है। और आखिर में गौतम बुद्ध की ये बात ये हमें याद दिलाती है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है बिना कुछ मांगे, और शायद हमारा फर्ज बस इतना है कि हम उसकी इस उदारता का